और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यूनिट 3 जो कि हमारा जो सीरीज चला आ रहा था यूनिट 1 2 3 वो आगे इसी क्रम में बढ़ता रहेगा। तो आज यूनिट 3 है जो कि बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित है। तो यूनिट 3 में आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है यानी इकोसिस्टम, इसका जो ये जो नाम है इकोसिस्टम, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले 1935 में किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना में अहम भूमिका किसकी थी। तो वो जो भूमिका है वो गर्म, ये कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, उनकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो ये जो इकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि जो क्रियात्मक रूप से क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वित कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं। तो वो प्रथम ग्राहक हैं, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भोजन समूह के समूह को कहा जाता है। तो वो खाद्य जाप कहा जाता है। जो भोजन समूह का समूह होता है उसको खाद्य जाप कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 यहाँ पर है कि भूगर्भ में ऊर्जा का उपयोग। तो ये जो भूगर्भ में ऊर्जा का उपयोग है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, वातावरण में ऊर्जा। तो वातावरण में जो ऊर्जा है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा, यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी गर्म होने लगती है। और जो धूल के कण वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होने लगता है तो उसकी ऊष्मा को रोक लेती है, तो इसलिए पृथ्वी हल्का गर्म हो जाता है। यही कारण है गर्मी का। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 71% पृथ्वी का विस्तार हुआ है। तो पृथ्वी पर 71% क्या है। तो पृथ्वी पर 71% जल है और 29% जो है वो भूमि है, यानी स्थल भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ताप वर्षा वायु आदि कारक हैं। तो ताप वर्षा और वायु ये किसके कारक हैं। तो ये अजैविक कारक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, जैवमंडलीय का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो जैवमंडलीय का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है। तो घास का परिसर, वो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि विविध का अर्थ है। तो विविध का अर्थ क्या है, एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पादप और वनाश्रय। घा सही हो जाएगा। जो विविध है, विविध का अर्थ है एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पादप और वनाश्रय, मतलब एक क्षेत्र है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो पादप हैं और वन आदि हैं, उसी को विविध का अर्थ यही लिया गया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, क्षोभ मंडल और ताप मंडल किससे संबंधित है। तो ये जो क्षोभ मंडल और ताप मंडल है ये वायुमंडल से संबंधित है, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज वायुमंडल को ही डिवाइड किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो ये सब कैटेगरी वाइज किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है। तो पारिस्थितिकी के अध्ययन की जो मूल इकाई है इस ऑप्शन में, तो वो पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगी, ऑप्शन घा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर पारिस्थितिक तंत्र है, यानी पृथ्वी से भी ज़्यादा जीव महासागरों में निवास करते हैं, जीव और वनस्पतियाँ। इसीलिए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर को संज्ञा दी गई है, वही सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो जो इन चारों ऑप्शन में खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो घा है। शाकाहारी को मांसाहारी खाएं, मांसाहारी और जो ये शाकाहारी और मांसाहारी हैं इनको सर्वाहारी खाएगा, और फिर ये निवारक सर्वाहारी जो है उनको निवारक, और इन सबको निवारक खा जाता है। तो ये आपका क्रम ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों में कार्यात्मक संबंध है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर हैं उनमें क्या कार्यात्मक संबंध है। तो वो खा हो जाएगा। स्वापोषी पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर मानव। स्वापोषी पौधे यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाए। शाकाहारी जंतु स्वापोषी यानी घास भूसा को खाया, और शाकाहारी को मांसाहारी खाया, और मांसाहारी को भी मानव खा जाता है। तो इस प्रकार से ये है। और मानव जो है शाकाहारी को भी खाता है, मांसाहारी को भी, और स्वापोषी को भी खाता है। साग सब्जियां ये स्वापोषी इनको भी खाता है। तो इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि पारिस्थितिक तंत्र में किन दो घटकों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है टांसले, क्वेश्चन नंबर 18 है, टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र को किन दो भागों में विभाजित किया। जो एजी टांसले थे
वो पारिस्थितिक तंत्र को किन भागों में विभाजित किए हैं, तो वो जो है वो निवास क्षेत्र और जीवोम और व्योम, निवास क्षेत्र, जीवोम और व्योम, ये घ नंबर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक तंत्र को किन भागों में बांटा गया है, तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उनको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि पारिस्थितिक तंत्र को किन 2 भागों में विभक्त किया गया है, तो वो प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो ईश्वरीय यानी ईश्वर द्वारा निर्मित है, और कृत्रिम जो मानवों ने बनाया, तो पारिस्थितिक तंत्र को इन्हीं 2 भागों में विभक्त किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतः क्रियाशील होते हैं, तो स्वतः क्रियाशील क्या होता है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ये स्वतः यानी स्वयं क्रियाशील होता है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधे आ गए तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब जो कृत्रिम है, कृत्रिम में मानवों द्वारा बने हैं, मानव जो उसमें छेड़खानी करेगा उसी हिसाब से चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि निम्न में कौन जलवायु संबंधी घटक होते हैं, तो जलवायु संबंधी घटक जल, तो ये जल, आर्द्रता और प्रकाश तापीय जो हैं वो जलवायु संबंधी घटक हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन कौन से जैविक घटक हैं। अब ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन कौन से जैविक घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, जीवाणु, अपघटक, तो ये क्या हैं, ये सब जैविक घटक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, निम्न में से कौन कौन से अजैविक घटक हैं। अब अजैविक घटक इसमें क्या है, तो उपरोक्त सभी, ये डी सही हो जाएगा, यानी का जलवायु संबंधी घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि जैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं, तो जैविक संघटक के अंतर्गत उपरोक्त सभी यानी स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषित और रसायन पोषित, उपरोक्त सभी यानी ये सब आ जाते हैं। तो जो जैविक घटक है, जैविक घटक के अंतर्गत स्वपोषी, परपोषी और रसायन पोषी ये सब आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं, तो जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हैं ये तीनों जीवभार कहलाते हैं, तो का नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, वह सूक्ष्म जीव जो मृत शाकाहारी जीवों से वियोजित करते हैं, तो जो मृत शाकाहारी जीवों से वियोजित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मृदावासी जीव कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि मांसाहारी जीवों का संबंध है, तो जो मांसाहारी जीव हैं वो मृदावासी और स्थलीय दोनों से संबंध है, ये भी दोनों सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि भोजन श्रृंखलाओं के प्रकार हैं, तो भोजन श्रृंखला जो है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, तो शाकवर्ती भोजन और अपरदी भोजन श्रृंखला, ये भी दोनों सही है। तो जो भोजन श्रृंखला के प्रकार हैं इनमें ये दोनों आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, शाकवर्ती भोजन श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो शाकवर्ती भोजन श्रृंखला है उसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको परजीवी श्रृंखला और परभक्षी श्रृंखला ये दोनों में बांटा गया है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि ओडम के अनुसार भोजन श्रृंखला को बांटा गया है, तो ओडन जो थे, ओडन के अनुसार भोजन श्रृंखला को 2 भागों में बांटा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, जैव भू रसायन चक्र के पोषक तत्व हैं, तो जो जैव भू रसायन चक्र के पोषक तत्व हैं वो बृहद तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और गौण तत्व, उपरोक्त सभी यानी ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, जैव भू रसायन चक्र के प्रकार हैं, तो जो जैव भू रसायन चक्र है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, तो जल चक्र, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र ये सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी घा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि जल का सूत्र है, तो जल का सूत्र H2O होता है, जो जल का सूत्र है वो H2O होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन गैसीय चक्र है, तो गैसीय चक्र कौन है, तो वो नाइट्रोजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, पारिस्थितिक शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की, तो अर्नेस्ट हैकल, तो ये जो अर्नेस्ट हैकेल थे वो पारिस्थितिक जो तंत्र है इस शब्द की, मतलब पारिस्थितिकी जो शब्द है इसकी सबसे पहले व्याख्या इन्हीं ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है कि पारिस्थितिकी पिरामिड में कितने प्रकार के आकृति का निर्माण होता है, तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उसमें
संख्या पिरामिड, जीवभार या बायोमास, ऊर्जा के पिरामिड, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकाश किसने, मतलब सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पिरामिड पर प्रकाश किसने डाला? तो वो जो थे चार्ल्स एल्डन 1927 में, चार्ल्स एल्डन ने 1927 में डाला था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति होती है, तो जो पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति हो जर्मन शब्द से हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, पारिस्थितिकी पादप एवं जीव जंतुओं के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है, कथन है, तो पी हैगेट ने। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का स्थान है, तो भारत का 115वां स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जैवमंडल, ये हो जाएगा आपका सही। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई, तो 2010 में की गई थी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना है भारत सरकार द्वारा वो 2010 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, पौधे, जल, पशु, यानी का भूमि पौधे, खा जल पशु, गा वायु प्रकृति, बा उपरोक्त सभी, तो ये बा हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं, तो वो प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन, यानी ए बी दोनों सही है, यानी घा आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां इन ब्रैकेट पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, तो पृथ्वी पे से पेड़ पौधे और वनस्पतियां जब समाप्त हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पृथ्वी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थल है, मुख्यालय है, वो जिनेवा में है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व मौसम विज्ञान अभिसम यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ, तो वो 23 मार्च 1950 को। फिर क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, तो वो सतत विकास था। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, EPA का पूर्ण रूप है, तो EPA का जो पूर्ण रूप है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, 10% नियम दिया था, तो वो लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था कि 10% ऊर्जा जो है वो हासिल हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो AG टांसले ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें तत्वों के जो चक्रण है उसको क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो ये कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि से वायु प्रदूषण हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त हुआ है, तो यूनानी साहित्य से। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो परिधन, आवरण, इन दो शब्दों से मिलकर पर्यावरण बना है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, एनवीरोनॉर किस भाषा का शब्द है, तो वो जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, कथन है, तो एच फिटिंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, लैडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया, तो वो 3 भागों में। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिनकी रचना होती है, तो इसकी रचना जो है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, ये घा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो जो यूनेस्को है उसकी स्थापना 1945 में हुई। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, हैबिटियर किस भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है।
फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ईजे रास ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है कि पर्यावरणीय भविष्य का पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय मुख्य संस्थालय कहाँ या मुख्यालय कहाँ? तो वो फिनलैंड में है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नायक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है, किसका कथन है? तो एस बी चिती बाबू। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो वो 1972 में। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्यावरण द्वारा बालकों को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, किसने कहा? तो वाटसन ने। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण पर सांसदों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण कब दिया था? तो 30 अप्रैल 1982 को। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 1975 में इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण किया गया और तभी से प्रारंभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, बेलग्रेड घोषणा पत्र कब सामने आया? तो जो बेलग्रेड घोषणा पत्र है वो 1975 में सामने आया था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य संगोष्ठी में कितने देशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 60 देशों के 96 प्रतिनिधियों ने। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा नहीं है। तो जो पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा नहीं है वो सौर या विचरण करना, ये नहीं है। बाकी ऊर्जा संग्रह, जल का अपव्यय, राष्ट्रीय धरोहर, ये सब है। और सौर या विचरण करना ये नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, किसने कहा पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है? तो टॉमसन ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, किसने कहा पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो जे.एस. रास ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, लैंडिस ने पर्यावरण के कितने रूप बताए हैं? तो वो 3 रूप बताए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, बेलग्रेड में IEEP द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्य संगोष्ठी हुई? तो 1975 में। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, पर्यावरणविद डोरेनमीर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? तो वो 7 कारक बताए हैं। जो पर्यावरणविद थे यानी पर्यावरण जो विद्वान थे डोरेनमीर, उन्होंने पर्यावरण के कितने कारक? तो वो 7 कारक बताए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, हार्ट ने 1981 में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कितने विशेषताओं को तैयारी किया? तो 25 विशेषताओं की तैयारी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, तिब्लिसी सम्मेलन हुआ? तो तिब्लिसी जो सम्मेलन है वो 1977 में हुआ था और जॉर्डन की जो राजधानी वो तिब्लिसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, किसने पर्यावरण के लिए को टिकाऊपन के लिए शिक्षा के रूप में परिभाषित किया? तो हैकेल ने। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? तो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका मुख्य कारण क्या? हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में ये CFC गैसें आ जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रावधान है तो जल प्रदूषण पर रोक, पशु चराने पर रोक, वन कटाई पर रोक,
उपयुक्त सभी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो एक बार हम इसको देखकर कमेंट में लिख देंगे इसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, तो 1987 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है, तो ब्रेटलैंड आयोग की देन है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, तो निमस 7। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि जो प्लास्टिक है वो कभी भी सड़ता गलता नहीं है, वो जैसा का मृदा में रहेगा उसी प्रकार से। और जब मिट्टी में अधिक मात्रा में पॉलीथीन और प्लास्टिक पड़ जाएंगे तो वो ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। तो मृदा प्रदूषण का इसीलिए सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक को रखा गया है, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है, ये वैसे के वैसे बना रहेगा और मृदा में इसकी मात्रा अधिक होने पर वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, धुंध कोहरे का निर्माण होता है, तो धुंध जो कोहरा है, कोहरे का निर्माण जो होता है वो धुएं और कोहरे से होता है। जब धुएं में कोहरे मिल जाता है तो धुंध कोहरे का निर्माण हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं, तो जो वायु प्रदूषण के संकेत हैं वो लाइकेन और लाइकेन, ये हाइकन नहीं, ये लाइकेन रहेगा, लाइकेन तथा मॉस। और क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण क्यों होता है, क्योंकि जल में शहर का कचरा, सीवर, ये सब और कारखानों से निकले कचरे को जब पानी में डालेंगे तो जल प्रदूषण होगा ही, तो उसी को जल प्रदूषण कहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है, तो औद्योगिक जल प्रदूषण, यानी औद्योगिक यानी जो फैक्ट्रियां हैं और उनमें से जो कचरा निकलता है सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण वहीं से होता है, यानी औद्योगिक जल प्रदूषण। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना, तो जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम जो है 1974 में बना। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, किसको मतलब किसकी जो मापक इकाई है वो डेसिबल है, तो ध्वनि की जो मापक इकाई है वो डेसिबल में है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के कान को क्षति पहुंचा सकती है, तो 90 डेसिबल। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है वो मानव को नुकसान पहुंचा सकती है, तो 90। फिर क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती, तो वो 150। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि होगी तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग के खतरा जब बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो इस प्रकार से इसके खतरे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, वायु प्रदूषण का कारण है, तो वायु जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण का कारण धुआं है। अब धुआं कई प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, आग लगाकर, मोटर गाड़ी वाहनों से निकले धुएं, तो ये सभी धुएं जो हैं वायु प्रदूषण करते हैं। धूल के कण वगैरह भी वायु प्रदूषण करते हैं, तो ये सब। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की, तो जो अम्लीय वर्षा है उसकी जो खोज है वो रॉबर्ट रूगस स्मिथ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड से। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है, तो 80 से 90 डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न मतलब शुरू हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसने प्रदान की, मतलब किसे दिया गया है, तो कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की, तो 1980 में। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 को। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है, तो 9 है भारत का अधिभाग।
हरित गैसें यानी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसका। फिर क्वेश्चन नंबर 109 तक ही था। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।